हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग एक ऐसे 30 बैगर की बात करेंगे विच हैज़ फॉलन अ लॉट एंड इट सीम्स कि चार्ट्स पे इट हैज़ बॉटम्ड आउट एंड बिजनेस साइकिल में भी कुछ ऐसा लग रहा है कि बिजनेस साइकिल भी यहाँ पे इस टाइम पे चेंज हो रही है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक बहुत इंटरेस्टिंग कोटेशन है जो बेंजामिन ग्रेम की बुक है सिक्योरिटी एनालिसिस, उसमें लिखी हुई थी। तो उस कोटेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि मैनी दैट आर नाउ इन ऑनर शैल फॉल एंड मैनी दैट हैव फॉलन शैल बी रिस्टोर्ड टू देयर ऑनर। तो इस सेइंग का मतलब क्या है कि आज के जो पॉपुलर स्टॉक्स है अगेन दे विल एक्सपीरियंस अ फॉल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे अगर आप PSU बैंक्स का एग्जांपल लें तो 14 ईयर्स का फॉल था उनमें, बट नाउ द रिकवरी हैपेंड। सिमिलरली पावर स्टॉक्स का एग्जांपल है तो 10 to 12 ईयर्स का फॉल था, बट नाउ द रिकवरी हैपेंड। सिमिलरली NBFC या बैंक्स का एग्जांपल है तो लास्ट 4-5 ईयर्स में 2017 to 2019 की साइकिल में सब कुछ खराब हो गया था, बट आफ्टर दैट द रिकवरी हैपेंड। सो दैट इज व्हाट दिस स्टेटमेंट मीन्स कि बहुत डीप स्टेटमेंट है कि मैनी दैट आर नाउ इन ऑनर शैल फॉल। तो माने कि जो आज के पॉपुलर स्टॉक्स हैं वहाँ पे एक चेरी कंसेंसस हो जाता है एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स द वैल्यूएशंस गेट बेक्ड इन एंड वैल्यूएशंस बेक इन होने के बाद क्या होता है, ग्रोथ ट्रैप बन जाता है। व्हाट इज अ ग्रोथ ट्रैप कि एक्सपेक्टेशंस फॉर ग्रोथ बहुत हाई हो जाती है उन कंपनीज में, और जब फिर ग्रोथ नहीं आती तो अगेन दे शुड फॉल बिकॉज एक्सपेक्टेशन ह्यूमन बींग्स की ऐसी है। Because markets at the end, broader markets are nothing but expectation of human beings. Similarly, इस saying के अंदर और क्या लिखा हुआ है, and many that have now been fallen shall be restored to their honor. माने आज जो बाकी गिरे हुए हैं इस टाइम पे they can be restored to their honor। तो यहाँ पे डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है कि द गाइज हु हैव एक्सपीरियंस साइकिल्स, तो वो क्या करते हैं, वो वैसे स्टॉक्स देख रहे हैं जो 50-60-70% गिर गए हैं, यहाँ पे जहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत करेक्ट हो गए हैं, या फिर जहाँ पे कैपिटल साइकिल्स आर प्लेइंग आउट। तो इस कोटेशन को आप कैपिटल साइकिल्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैपिटल रिटर्न्स एक बुक है जो एडवर्ड चांसलर की है, जिसका इस चैनल पे हम बहुत बारी बात कर चुके हैं। तो कैपिटल रिटर्न्स बुक क्या बात करती है कि whenever the capital flows the returns go down। तो सिंपल फंडा क्या है कि अगर एक इंडस्ट्री का एग्जांपल है यहाँ पे, तो एक इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिटल और न्यू एंट्रेंट्स आते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ हाई रिटर्न एज इन्वेस्टर्स आर ऑप्टिमिस्टिक, दिस लीड्स टू राइजिंग कॉम्पिटिशन विच कॉजेज रिटर्न्स टू फॉल बिलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड शेयर प्राइस अंडर परफॉर्म्स, which leads to business investment declining, industry consolidation and firms exit. This leads to investors becoming pessimistic, which again leads to improving supply side, causes returns to rise above cost of capital and share price outperforms। तो इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशन है वो ROI के साथ कुछ ऐसे जाती है, राइट। कि इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशन है आपको दिखेगा कि जब न्यू एंट्रेंट्स आते हैं तो ROI बहुत होती है, पर न्यू एंट्रेंट्स के साथ क्या होता है कि ROI गिरते जाती है। फिर जब अंडर शूटिंग होने लग जाती है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट डिक्लाइंस एंड इंडस्ट्री कंसोलिडेशन एंड फर्म्स एग्जिट, इन्वेस्टर्स बिकम पेसिमिस्टिक। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो जाती है उस टाइम पे, एंड दिस हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज कैपिटल साइकिल्स। यही बात बेंजामिन ग्रेम ने हमें सिक्योरिटी एनालिसिस में बताने की कोशिश करी थी आज से कई साल पहले। तो इस अंडरस्टैंडिंग को लेते हुए आज हम इस बिजनेस का एनालिसिस करेंगे, एंड बिजनेस एनालिसिस स्टार्ट करने के साथ साथ हम लोग फर्स्ट थिंग क्या करेंगे कि वील स्टडी फ्रॉम हिस्ट्री। तो एक मार्क ट्वेन की भी सेइंग है कि द हिस्ट्री ऑफन डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स। कि माने हिस्ट्री के जो पैटर्न्स है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में रिपीटेबल होते हैं, इवन दो एग्जैक्ट हिस्ट्री चाहे प्ले आउट करे या ना करे। तो इसके साथ साथ हम बेसिक फाइनेंशियल रेशियोज़ को देखते हैं पहले 5-10 मिनट्स के लिए, एंड एक बार हिस्ट्री में से स्टडी करते हैं कि आज की जो हम कंपनी को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सुदर्शन केमिकल्स, कि इसके अंदर पास्ट हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ है एंड हाउ वी कैन मेक सेंस ऑफ कैपिटल साइकिल्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टिंग, एंड सप्लाई साइड पे इस टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर क्या चीज़ एक है जो बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है। तो एक बार हम सुदर्शन केमिकल्स के हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स देखते हैं, एंड इन हिस्टोरिक फाइनेंशियल्स में देखने में आपको क्या पता लगेगा। सी इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट बिकॉज यू सी सम ऑफ द ट्रेंड्स विल स्टार्ट स्टैंडिंग आउट। तो कुछ बिजनेसेस साइक्लिकल होते हैं, कुछ बिजनेसेस लेस साइक्लिकल होते हैं। मैं किसी बिजनेस को स्ट्रक्चरल इसलिए नहीं कहता बिकॉज टू अ सर्टेन एक्सटेंट हर एक बिजनेस में साइक्लिकलिटी होती है। चाहे आप यहाँ तक एशियन पेंट्स का भी एग्जांपल ले लें, पेज इंडस्ट्रीज़ का भी एग्जांपल ले लें, इनमें भी साइक्लिकलिटी है। पेज इंडस्ट्रीज़ में क्या साइक्लिकलिटी है, इन्वेंट्री साइकिल्स होती है, एंड अब कंपटीशन बहुत आने लग गया है इनरवेयर के अंदर। सिमिलरली एशियन पेंट्स में भी क्या साइक्लिकलिटी है कि आज से 5 साल पहले इकॉनमी में ग्रोथ नहीं थी, तो
तो एशियन पेंट्स एंड क्वालिटी फैक्टर में बहुत पैसा आने लग गया था, विच लेड टू पी री रेटिंग। बट अगेन अर्निंग्स फैक्टर पे आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल लिंक्ड शैलो साइक्लिकलिटी रहती है, बट एशियन पेंट्स का साइक्लिकलिटी विल बी मच लेसर वर्सेस सुदर्शन केमिकल्स। बट एवरी बिजनेस और एवरी स्टॉक इज साइक्लिकल टू अ सर्टेन एक्सटेंट। किसी किसी में साइक्लिकलिटी ज़्यादा होगी, किसी किसी में कम होगी। तो सिमिलरली जब हम सुदर्शन केमिकल्स की यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इस बिजनेस में साइक्लिकलिटी ज़्यादा भी है और कम भी है। तो ज़्यादा कब रहती है, तो अगर आप यहाँ चेक करेंगे, सिंपल इसमें टॉप लाइन ग्रोथ देख नहीं सकते क्योंकि वैल्यू ग्रोथ मतलब इसमें प्राइसेस कमोडिटीज के इनके हाथ में नहीं होते। बट अगर हम ईबिटा ग्रोथ देखते हैं तो ईबिटा ग्रोथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो ओवर द लास्ट 10 ईयर्स आपको एक साइक्लिकलिटी का ट्रेंड दिखेगा। तो 2016-17 में इफ यू ऑब्जर्व देन ईबिटा ग्रोथ वॉज 29% and almost 11.49%, and then it started growing at a very mediocre pace. Then अगर आप 2020-2021 के अंदर देखें, अगेन यहाँ पे EBITDA ग्रोथ वापस काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई थी, राइट। सिमिलरली EBITDA मार्जिन देखेंगे तो EBITDA मार्जिन यहाँ से एक्सपैंड हो गए ऑलमोस्ट 12.1 से 14.75% आ गए। तो आई जस्ट रिमूव दिस फॉर यू। तो अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो 10% से एक्सपैंड हो गए ऑलमोस्ट 15% के आसपास पीक पे, बट वहाँ फिर पीक से गिर के 12.97% के आसपास आ गए। So what is important to remember is that whenever you're looking at history or reading history, so these things will always repeat, or these patterns will always repeat. तो स्पेशली अगर आप सुदर्शन केमिकल्स का एग्जाम्पल लेंगे तो आप एनुअल रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं इनकी 2013-14 की, तब एक सिमिलर साइकिल ऐसी प्ले आउट हुई थी। तो 2020 में पीक मार्जिन, 2021 के अंदर पीक मार्जिन आए 15.56% के, विच वॉज 16% लाइक इफ यू राउंड इट ऑफ, एंड देन नाउ अगेन ऑलमोस्ट लाइफ टाइम लो EBITDA मार्जिन, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम लो, that is nearly 10-year low like basically EBITDA margins अभी कंपनी के आए हुए हैं। तो हम इसके रीजंस जानेंगे ऐसा क्यों है, बट दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वी आर स्टडिंग अ साइक्लिकल बिजनेस, वी आर स्टडिंग अ बिजनेस विच हैज साइक्लिकलिटी एलिमेंट टू अटैच टू इट। सिमिलरली पैट ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ 3 साल आपको दिखेगी 55%, 28%, 45%। तो अगेन FY15 to 17 वॉज अ गुड पीरियड फॉर द स्टॉक। देन FY18 में देखेंगे डी ग्रोथ, FY19 was a good period, then FY20-21 again degrowth, and then last 2 years also degrowth period, right? EBITDA growth आई but PAT क्यों degrow हुआ, क्योंकि कंपनी capex करी थी, but last 2 years massive degrowth, FY23 especially massive degrowth, and कंपनी ने Q1 of FY24 में lifetime low gross profit margin भी report करे। So that is also something worth understanding is that we are studying a cyclical business जहाँ पे cycles आती हैं। तो ये cycles आपको चार्ट के ऊपर भी दिखेंगी कि हम कैसे एक सिंपल, अगर हम यहाँ पे देखते हैं गूगल के ऊपर, तो सिंपली अगर आप गूगल पे चार्ट देखते हैं इस बिजनेस का तो यू विल फाइंड दिस साइक्लिकलिटी ट्रेंड, राइट। सो अगेन ये 21 से 14 एक खराब साइकिल थी, तब 60% ड्रॉ डाउन आया, फिर उसके बाद एक ठीक साइकिल आई तो वहाँ पे 260% का मूव आया, फिर बीच में साइकिल एकदम साइडवेज थी, देन एक गुड साइकिल आई जहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक स्टॉक वेंट टू बिकम अ 4-5 बैगन, देन एक खराब साइकिल आई 2018 से 19 देखेंगे तो 44% का ड्रॉ डाउन आया, देन उसके बाद फिर ओवर 2-3 ईयर्स एक गुड साइकिल आई विच लेड टू अ गेन ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 135% फ्रॉम द बॉटम, राइट। एंड देन उसके बाद पीक से अगर आप ड्रॉ डाउन देखेंगे तो पीक से जो ड्रॉ डाउन है ऑलमोस्ट 51% का है, राइट। एंड यहाँ पे एक बीच में साइकिल की रिवाइवल का इफेक्ट हुआ, बट अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड, कि लग रहा है कि स्टॉक हैज बॉटम्ड आउट बिकॉज मल्टीपल टाइम्स फंडामेंटल्स में भी लग रहा है बॉटम क्रिएट हो रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर YoY, एंड ऑल्सो टेक्निकल्स में भी लग रहा है। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट वी आर स्टडिंग अ सिक्लिकल बिजनेस, वी आर नॉट स्टडिंग समथिंग विच इज एक्सट्रीमली स्ट्रक्चरल इन नेचर। तो इन फाइनेंशियल्स को दिखाने का आपको ये पर्पज है। फिर जब हम ग्रॉस ब्लॉक की बात करते हैं, ग्रॉस ब्लॉक को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपके लिए कन्वे करूँ तो ग्रॉस ब्लॉक माने कि कंपनी ने कितना केपेक्स करके अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे कैपिटल को ऐड करें। तो ग्रॉस ब्लॉक की अगर आप बात करेंगे तो कंपनी ने एक्चुअली में जो मेजर केपेक्स ड्राइव है, कंपनी ने 750 करोड़ का केपेक्स करा है लास्ट 3 ईयर्स के अंदर, विच हैज लेड टू द ग्रॉस ब्लॉक ग्रोइंग फ्रॉम 872 करोड़ टू 1650 करोड़। एंड केपेक्स करने से पहले कंपनी पहले क्या बात करती थी कि 3.5 से 4,000 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है, जो आज 2300 करोड़ का है, पर आजकल कंपनी 3300 to 3500 करोड़ की बात कर रही है। दिस इज ऑल्सो साइक्लिकलिटी। At peak of the cycle, managements also become bullish. At bottom of the cycle, managements also become bearish. So again, we need to understand this. तो हम valuation ratios में देखेंगे कि managements are also human beings which get bullish and pessimistic on their own business as well. But gross block दिखाना आपको क्यों ज़रूरी है? Because this signifies that the company is sitting on ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज समझना है तो हमने एक ऑलमोस्ट 1 आवर की वीडियो करी थी ऑपरेटिंग लेवरेज पे। इफ़ यू आर रियली इनटू फंडामेंटल एनालिसिस, ऑपरेटिंग लेवरेज इज समथिंग दैट यू मस्ट लर्न। देन आगे जाके देखते हैं ग्रॉस फिक्स्ड एसेट टर्नओवर पे जाते हैं।
कि माने अगर मैं 1 रुपये का ग्रॉस फिक्स एसेट लगा रहा हूँ तो मैं कितने रुपए की सेल कर रहा हूँ. इफ आई एम इन्वेस्टिंग 1 रुपी ऑफ ग्रॉस फिक्स एसेट इन टू दिस बिजनेस, हाउ मच रुपी ऑफ सेल एम आई जनरेटिंग? दिस इज व्हाट ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स टेल मी. तो ग्रॉस फिक्स एसेट्स की बात करें तो कंपनी का जो GFA टर्नओवर है या ग्रॉस फिक्स एसेट टर्नओवर है, दैट वेंट टू अ पीक ऑफ 2.5 times. And what is it at today? It is at 1.4 times. Again, it is at a 10-year low. 10-year लो पे आज ग्रॉस फिक्स एसेट टर्नओवर. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हम एक साइक्लिकल बिजनेस को एक बॉटम ऑफ द साइकिल पे पढ़ रहे हैं. पर इन दीज बिजनेसेस यू मस्ट अंडरस्टैंड कि 3-4 साल में एक साइकिल आती है जहाँ पे अगेन एक अप मूव आ जाता है. बट एक साइक्लिकल बिजनेस को पढ़ने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ. इसके साथ भी हम और भी वीडियोस करेंगे साइक्लिकल बिजनेसेस पे. सिमिलरली नेट फिक्स एसेट टर्नओवर देखेंगे तो नेट फिक्स एसेट टर्नओवर, तो नेट फिक्स एसेट ग्रॉस फिक्स एसेट का क्या मतलब होता है? तो अगर आप ग्रॉस फिक्स एसेट्स में से डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो नेट फिक्स एसेट आ जाएगा. तो नेट फिक्स एसेट टर्नओवर हैज आल्सो फॉलन टू अ 10-year लो टुडे, राइट? तो रेशियोज में भी बॉटम बना हुआ है इस टाइम पे, स्टॉक चार्ट में भी बॉटम बना हुआ है, एंड फंडामेंटल्स में भी इस टाइम पे बॉटम बना हुआ है जब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिकवरी इन ग्रोथ रेट्स देखेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. एंड स्टेज एनालिसिस में भी स्टेज 1 के अंदर चल रहा है आज. दैट इज द ब्यूटी ऑफ कनेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स इफ यू आर अ मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकर. सिमिलरली अगेन CFO टू EBITDA क्या है कि माने कंपनी कितना EBITDA कैश फ्लो में कन्वर्ट कर पा रही है. और CFO टू पैट देखेंगे तो 641% दिखेगा. तो माने कंपनी का कैश कन्वर्जन काफ़ी अच्छा है. इतना ज़्यादा कब होता है? CFO टू EBITDA अबव 70% क्यों दिख रहा है? क्योंकि कंपनी की डेप्रिसिएशन बहुत हाई है और इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत हाई है. तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट एड बैक होता है वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन. सो अगेन इतनी हाई रेशियो एक ही चीज़ इंडिकेट करती है, द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. एग्जिस्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब जैसे हमने पहले सीखा कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होती है कि जब आपके खर्चे नहीं बढ़ते, जब आपकी सेल बढ़ती है. तो अगर आपकी सेल बढ़ती है, अगर 10% सेल बढ़े, खर्चे 2% से बढ़ रहे हैं, तो इंक्रीमेंटल सेल्स ग्रोथ फ्लोज डाउन टू योर प्रॉफिटेबिलिटी. क्योंकि आपके खर्चे उस स्पीड से नहीं बढ़ने वाले जिस स्पीड से सेल्स ग्रोथ होने वाली है. तो इसलिए आप ऑपरेटिंग लेवरेज की वीडियो जरूर देख लेना. बट दिस सिग्निफाइज दैट द कंपनी सिटिंग ऑन ऑपरेटिंग लेवरेज. देन यू मस्ट रिमेंबर दिस. सिमिलरली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में अगेन वी आर डूइंग बॉटम एनालिसिस ओवर हियर. वी आर लुकिंग एट बॉटम्स अप स्टफ. तो 3 साल की अच्छी साइकिल, ROE went to 27%, ROC went to 20%, whereas today we are at the bottom of the cycle. ROE is at 5%, ROC is at 6%. 10-year low ROE and ROC. तो हम एक चीज़ को बॉटम में देख रहे हैं. We are studying something when it has hit truly the rock bottom, right? This is what the essence of deep value investing is, जो आज हम इस वीडियो के अंदर सीख रहे हैं. सिमिलरली EBITDA टू ग्रॉस ब्लॉक देखेंगे, माने कि आपका जो ग्रॉस ब्लॉक है, अगर मैं 100 रुपये का एसेट लगाता हूँ तो उससे कितना EBITDA की तरफ फ्लो डाउन हो रहा है. तो टुडे ऑल्सो एट हिस्टोरिक लो रेशियो, राइट? 12% और टुडे 13%. दिस हैज़ गॉन टू अ पीक ऑफ 37 to 38% कि इतने ग्रॉस ब्लॉक से इतना का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, इतना कामकाजी मुनाफा जनरेट हो रहा है. आज सिर्फ 100 रुपये का ग्रॉस ब्लॉक है तो सिर्फ 13 रुपीज़ के आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रहे हैं, जो एक टाइम पे 37 रुपीज़ का जनरेशन या 38 रुपीज़ का जनरेशन हो रहा था. EV अपॉन ग्रॉस ब्लॉक प्लस CWIP एक वैल्यूएशन रेशियो है जो हम बाद में देखेंगे. But this is the beauty of looking at the financial history and financial numbers, that today we can spot that the business has truly hit a rock bottom when it comes to this looking at the financial numbers. तो हमने पहले तो देखा हमने बिजनेस का, अभी हमने फिल्ट्रेशन क्यों करा कि हम एक बॉटम ऑफ द साइकिल में एक बिजनेस को स्टडी कर रहे हैं. इसके साथ साथ हम बिजनेस एनालिसिस स्टार्ट करते हैं एंड हम जानते हैं कि सुदर्शन केमिकल्स क्या करता है या क्या नहीं करता. नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, एज अ रिटेल इन्वेस्टर बुल मार्केट्स के अंदर अगर आप एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, वन ऑफ द मस्ट अंडरस्टैंड थिंग्स इज कि यू मस्ट हैव एन एग्जिट स्ट्रैटेजी इन प्लेस एंड यू शुड ऑल्सो नो कि एक स्टॉक को वैल्यू कैसे करें. तो एग्जिट स्ट्रैटेजी, एक स्टॉक को वैल्यू कैसे करें और स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस कैसे ढूंढें एंड अपने आप को अकाउंटिंग शेनानिगन से कैसे बचाएं. All these key things we teach in our SOIC membership, which is a 32-hour plus course. And इस कोर्स को और शॉर्ट करने के लिए हमने एक SOIC क्रैश कोर्स भी बनाया हुआ है, which is a part of SOIC membership itself, which will teach you how to screen stocks, how to buy stocks, when to sell stocks, and it will help you to make your own independent system. इसके साथ साथ most important thing, that is the language of business accounting, वो भी आपको इस कोर्स में सिखाई जाएगी. And also we keep doing multiple classes on Sundays, जहाँ पे हम बार बार लाइव मिलते हैं एंड आपके डाउट्स भी सॉल्व करते हैं एंड मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर सेशंस भी करते हैं. सो ऑल दीज की थिंग्स आर पार्ट ऑफ वन SOIC membership, and to register for the SOIC membership, the link is there in the description below and you can use the coupon code SOIC bonus 10. Now going forward,
तो सुदर्शन केमिकल्स कहाँ ऑपरेट करता है? तो सुदर्शन केमिकल्स ऑपरेट्स इन द पिगमेंट इंडस्ट्री। तो पिगमेंट इंडस्ट्री क्या है? तो पिगमेंट इंडस्ट्री एक्चुअली में 3 इंडस्ट्रीज के अंदर डिवाइडेड है। तो पिगमेंट्स कहाँ यूज़ होते हैं? सो पिगमेंट्स आर केमिकल्स जो एक मटेरियल में कलर ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं। पिगमेंट का वन ऑफ द बिगेस्ट यूजेस है, अगर आप पेंट्स के अंदर देखेंगे तो पेंट्स के अंदर पिगमेंट्स बहुत यूज़ होते हैं, इंक के अंदर पिगमेंट बहुत यूज़ होते हैं, प्लास्टिक में पिगमेंट बहुत यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स में भी पिगमेंट बहुत यूज़ होता है, बिकॉज यू वांट टू ऐड कलर टू दैट पर्टिकुलर मटेरियल। तो पिगमेंट्स में 3 टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक पिगमेंट्स है, एक इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स है और एक इफेक्ट पिगमेंट्स है। तो ऑर्गेनिक पिगमेंट्स में क्या होते हैं? तो एजो होते हैं, HPPs होते हैं। तो यहाँ पे आई जस्ट वांट यू टू फोकस ऑन वन थिंग, दैट इज HPPs, दैट इज हाई परफॉर्मेंस पिगमेंट्स। तो हाई परफॉर्मेंस पिगमेंट्स में सुदर्शन इस टाइम पे कुछ इंटरेस्टिंग वर्क कर रहा है। देन कलर्ड मटेरियल मेड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद पिगमेंट प्रॉपर्टीज कॉमनली यूज फॉर कोटिंग्स, प्लास्टिक, इंक्स एंड टेक्सटाइल एप्लीकेशंस। तो माने पेंट कोटिंग्स और प्लास्टिक के अंदर ऑर्गेनिक पिगमेंट यूज होते हैं। फिर इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स हैं जिसमें क्रोमियम्स, कैडमियम्स और आयरन ऑक्साइड होता है। तो माने एक तरीके का केमिकल आप ये सोच सकते हैं। सो मेड अप ऑफ मिनरल कंपाउंड्स यूज फॉर प्लास्टिक एंड इंडस्ट्रियल कोटिंग्स। इफेक्ट पिगमेंट्स होते हैं विच आर माइका बेस्ड पिगमेंट्स और प्लास्टिक्स और ऑटोमोटिव कोटिंग में यूज होते हैं। अगर आप पिगमेंट इंडस्ट्री का ग्लोबली साइज देखते हैं, पिगमेंट इंडस्ट्री आज लगभग $8.6 बिलियन की इंडस्ट्री है, जिसमें $5 बिलियन का ऑर्गेनिक पिगमेंट है और $3 बिलियन का इनऑर्गेनिक पिगमेंट है एंड $0.6 बिलियन का इफेक्ट पिगमेंट्स है। एंड कोटिंग्स एंड पेंट्स 50% एप्लीकेशन है, 30% प्लास्टिक्स में, 15% इंक्स में है एंड 5% कॉस्मेटिक्स में। तो ये तो हमने ग्लोबली इंडस्ट्री की बात करी। तो पिगमेंट इंडस्ट्री के अंदर एक चीज़ और समझनी बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम एक कंपनी को पढ़ते हैं, हम उसकी क्या पढ़ते हैं? सप्लाई साइड। सप्लाई साइड का क्या मतलब है कि क्या कंपटीशन है, कितने लोग मार्केट के अंदर compete कर रहे हैं, कौन सी कंट्रीज से compete कर रहे हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो हम सुदर्शन क्यों इस टाइम पे क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड। तो सप्लाई साइड पे इस टाइम पे क्या हो रहा है? पहली चीज़, सुदर्शन केमिकल्स की जब बात करते हैं तो उनका इंडिया में 35% मार्केट शेयर है पिगमेंट्स के अंदर एंड ग्लोबली दे आर द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पिगमेंट्स। हम सुदर्शन की एवोल्यूशन भी देखेंगे। बट स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू कंपटीशन, तो कंपटीशन में इफ़ यू जस्ट नोटिस दिस कि ग्लोबली पिगमेंट के मैन्युफैक्चरर्स कौन है। सो टॉप 5 प्लेयर्स ऑफ पिगमेंट्स अकाउंट फॉर 50% ऑफ ग्लोबल मार्केट शेयर। दिस मीन्स दैट द इंडस्ट्री इज कंसोलिडेटेड इन नेचर। एंड यहाँ पे की ग्लोबल प्लेयर्स कौन है? ऑर्गेनिक पिगमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो BASF, क्लैरिएंट, ट्रस्ट केमिकल, लॉन्ग्यू पिगमेंट्स, फेरो कॉर्पोरेशन, DIC कॉर्पोरेशन, टोयो कलर एंड ऑल दीज कंपनीज। इनऑर्गेनिक में देखेंगे तो केमॉस, ट्रोनॉक्स, क्रोनॉस वर्ल्ड वाइड, फेरो कॉर्पोरेशन, एलाबामा पिगमेंट्स, वेनेटॉर एंड कार्लश्लेंक और एंड आइनियोस। इफेक्ट पिगमेंट्स में देखेंगे तो BASF, क्लैरिएंट, मर्क, हंट्समैन, अल्टना, जियोटेक, कोलोरोटेक एंड सेंसिएंट। सो दीज आर सम ऑफ द पिगमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड जो सप्लाई साइड पर 50% मार्केट शेयर टॉप 5 पिगमेंट मैन्युफैक्चरर्स पास है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट ओवर हियर इज कि यूरोप में इस टाइम पे प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ हायर एनर्जी प्राइसेस एंड मोर एक्सपेंसिव लेबर। तो इस बारी जब हम डेटा देख रहे थे केमिकल प्रोडक्शन का, तो चाइना में तो 9% ग्रोथ है, बट वर्ल्ड वाइड साउथ कोरिया में 11% डी ग्रोथ है एंड यूरोप के अंदर 10.2% डी ग्रोथ है। इंडिया की ग्रोथ इस टाइम पे 0 के आसपास है। तो इन द इंटायर वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द जोग्राफीज हैव डी ग्रोन अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। चाइना में ग्रोथ है इस टाइम पे बिकॉज चाइना इज एक्सपोर्टिंग दीज केमिकल्स। अगर आपका कॉम्पिटिशन इज यूरोपियन कॉम्पिटिशन राइट नाउ इन केमिकल्स, सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट अ लॉट ऑफ यूरोपियन कॉम्पिटिशन इज शटिंग डाउन, क्योंकि यूरोप में भी इस टाइम पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है। सो इफ़ यू जस्ट लुक एट दिस फैक्ट, सो व्हाट इज हैपेंड इज दैट क्लैरिएंट ने अपने पिगमेंट के बिजनेस को सेलिंग इस टाइम पे सेल करा है। कैमलिन फाइन के अगर आप चेक करते हैं तो कैमलिन फाइन जो एक इंडियन कंपनी है जिसका यूरोप के अंदर भी एक प्लांट है, तो कैमलिन फाइन का इस टाइम पे प्लांट वहाँ पे बंद हुआ है विच लेड टू द शेयर प्राइस करेक्टिंग बिकॉज यूरोप के अंदर एनर्जी कॉस्ट वाइबल नहीं है केमिकल की प्रोडक्शन के लिए। BASF का भी एग्जाम्पल देखते हैं तो BASF ने भी अपने ग्लोबल पिगमेंट बिजनेस को डाइवेस्ट करने की बात करी है एंड रिसेंटली सुदर्शन केमिकल्स की कॉन कॉल में आज से 2 मंथ्स पहले उन्होंने ये बताया कि फ्रांस के अंदर भी एक पिगमेंट मैन्युफैक्चर है जिसका इस टाइम पे प्लांट बंद हो चुका है बिकॉज ऑफ नॉन वाइबल ऑपरेशंस। ऐसा सिर्फ पिगमेंट्स में ही नहीं हो रहा, पिरिडीन्स जब हम इंग्रेविया की बात करते हैं तो US में जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ पिरिडीन्स है उनका भी इस टाइम पे प्लांट बंद हो चुका है। सिमिलरली जब हम फ्लोरोपॉलीमर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी 3M करके एक कंपनी है जिसने अपना फ्लोरोपॉलीमर्स का प्लांट ऑन द ब्लॉक लगाया हुआ है टू सेल। वाई सो? बिकॉज उनके प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुके हैं वर्सेस कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना। दिस इज व्हाट इज गिवन द एडवांटेज। बट इस डाउन साइकिल में क्या हो रहा है कि इंडियन प्लेयर्स को तो इम्पैक्ट हो ही रहा है, बट जो बाहर के प्लेयर्स हैं जहाँ पे और भी ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है
उनको एक मेजर इंपैक्ट फील हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपने केमिकल बिजनेसेस को बंद कर रहे हैं या इस टाइम पे डाइवेस्ट कर रहे हैं. सो दिस इज अ ट्रेंड दैट इज वर्थ अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज व्हेन वी कम आउट फ्रॉम दिस डाउन साइकिल टुवर्ड्स द अदर साइड इन केमिकल बिजनेसेस, अ लॉट ऑफ दीज बिजनेसेस विल हैव मच हायर मार्केट शेयर्स. तो इस वजह से आज हम सुदर्शन केमिकल्स को और डिटेल में स्टडी कर रहे हैं. तो एक बार हम बिजनेस की हिस्ट्री की तरफ चलते हैं. तो सुदर्शन केमिकल्स की जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो एक्चुअली में सुदर्शन केमिकल्स 1952 में स्टार्ट हुआ था एज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ एग्रो केमिकल्स. तब उन्होंने एक जापानीज कंपनी के साथ टाई अप करा था, एंड जापानीज कंपनी का नाम क्या था, बाय द नेम ऑफ डी निपॉन. फिर 1961 में सुदर्शन ने ऑर्गेनिक पिगमेंट्स की मार्केट एंटर करी बाय द नेम ऑफ बेंजीन येलो एंड सिग्नल रेड, एंड रोहा के अंदर प्रोडक्शन प्लांट स्टार्ट करा. तो आज सुदर्शन केमिकल्स के 2 प्रोडक्शन प्लांट्स है, एक रोहा के अंदर है एंड दूसरा प्लांट महाद में है. महाद वाला प्लांट 1993 के अंदर बिल्ड हुआ था, एंड रोहा वाला प्लांट 1973 में बिल्ड हुआ था, जहाँ पे 1100 टीम मेंबर्स हैं. देन अगर आप आगे बात करते हैं तो 1989 टू 2006 के बीच में जो सुदर्शन का फोकस था, दैट वाज टू टेक द नेक्स्ट लीप इन टेक्नोलॉजी, एंड यहाँ पे ऑर्गेनिक पिगमेंट्स और जो महाद का प्लांट था उसको एक्सपैंड भी करा. एंड बिटवीन 2006 टू 2018 सुदर्शन ने एक अपना फुटप्रिंट बनाया यूरोप एंड यूएस के अंदर, एंड हाई परफॉर्मेंस पिगमेंट्स का जो HPPs है, तो HPPs में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड भी करा. तो हाई परफॉर्मेंस पिगमेंट्स एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे एंट्री बैरियर्स हाई है. तो पिगमेंट्स में भी एक स्पेशलिटी पोर्टफोलियो होता है और एक कमोडिटी पोर्टफोलियो होता है. कमोडिटी पोर्टफोलियो में चाइना से बहुत कॉम्पिटिशन है. स्पेशलिटी पोर्टफोलियो में क्या होता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक पिगमेंट बनाया था बाय द नेम ऑफ येलो आजो, एंड उस पिगमेंट में क्या था कि दे हैड टू टेक अप्रूवल्स बिफोर दे कुड सेल द प्रोडक्ट. तो एक अप्रूवल की पूरी साइकिल थी, एंड अप्रूवल साइकिल में 6 to 12 मंथ्स लगते हैं. सो अगेन दैट इज मच मोर स्पेशलिटी इन नेचर, क्योंकि यू हैव टू सेट अप द प्लांट देन वेट फॉर 12 to 18 मंथ्स टू गेट द अप्रूवल टू सेल. तो यहाँ पे अगर आप लाइक कमोडिटी एंड जो इनका पोर्टफोलियो देखते हैं स्पेशलिटी का, तो FY11 में इनका जो कमोडिटी पोर्टफोलियो था, तो FY11 के अंदर हम कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल देखते हैं. तो कंपनी वॉज अमंग्स द टॉप 20 पिगमेंट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, whereas FY23 में it is the third largest pigment producer globally. Domestic market share 30% था, आज 35% है. एंड वन थिंग दैट इज मोर टू अंडरस्टैंड इज दैट कंपनी का ग्रॉस ब्लॉक 348 करोड़ से बढ़ के 1629 करोड़ हो गए. EBITDA 86 करोड़ का बढ़ के 275 करोड़ हुआ था. अगेन लाइक ऑलमोस्ट 14-15% ग्रोथ, क्योंकि साइक्लिकल बिजनेस है तो फेजेस आते हैं ग्रोथ के. And domestic revenue has gone up from 724 crores to 2300 crores, and export business has grown from 243 crores to almost 1042 crores. तो यहाँ पे almost sales growth 10 to 11% की है. But what is important to notice is that कि pigment industry का जो end industry का growth है वो सिर्फ 3% की अगर है. तो अगर एक कंपनी 10-11% पे ग्रो कर रही है जहाँ पे इंडस्ट्री 2-3% पे ग्रो कर रही है, सो जस्ट पॉइंट्स टू वन थिंग दैट यू आर ग्रैबिंग मार्केट शेयर. तो FY11 में टॉप 20 पिगमेंट मैन्युफैक्चरर में होते थे, आज टॉप 3 के अंदर आ गए. सो दिस इज हाउ द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ द बिजनेस हैज़ बीन. अगर हम कंपनी का बोर्ड देखते हैं तो द बिजनेस वॉज स्टार्टेड बाय द राठी फैमिली. तो आज भी जो राठी फैमिली है, बेसिकली दिस फैमिली रन्स द बिजनेस. तो एंड इसके साथ साथ प्रदीप राठी बोर्ड पे बैठते हैं. जो राजेश राठी है, ही इज़ द वन हु इज़ द MD एंड ही रन्स द बिजनेस. नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर्स हैं, यहाँ पे काफ़ी हाई क्वालिटी के नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं. सो दीज आर सॉफ्टवेयर चेक्स जो आप बिजनेस के एनालिसिस के अंदर कर सकते हैं कि यार जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनकी कैसी क्वालिटी है. अगर आप अप्रूवल साइकिल देखते हैं पिगमेंट्स की, तो मेजर यूसेज क्या है, कोटिंग्स, प्लास्टिक्स, इंक्स एंड कॉस्मेटिक्स. तो कोटिंग्स में अप्रूव होने के लिए इट टेक्स 6 months to 1 year. ऑटोमोटिव पेंट्स के अंदर 1 to 5 years लगते हैं. प्लास्टिक्स के अंदर 3 to 6 months लगते हैं. इंक्स के अंदर 1 month लगता है. ऑन कॉस्मेटिक्स के अंदर 1 to 2 years लगते हैं. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. एंड कोटिंग्स में इट इज़ वन ऑफ द की एरियाज. सो कोटिंग्स क्या होती है, जो आपकी पेंट्स के अंदर यूज़ होते हैं, चाहे वो एशियन पेंट्स का एग्जाम्पल हो, चाहे वो बर्जर पेंट्स का एग्जाम्पल हो. अगर इनका 35% मार्केट शेयर है डोमेस्टिक इंडस्ट्री में, तो इनको एक टेलविंड और भी क्या आएगी कि अभी लाइक जो ग्रासिम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उनका भी पेंट्स का केपेक्स ऑन आ रहा है. तो अगर उनका पेंट्स का केपेक्स आता है तो व्हाट विल दे नीड, pigments. So in a war of paints, the proxies which will sell them pigments will also benefit, क्योंकि absolute volume growth बढ़ जाएगा. So these are the products and these are the end usage segments of the pigments. एक बार हम HPPs की भी बात करते हैं और फिर thesis और antithesis pointer and valuations और technicals की भी बात करेंगे. तो यहाँ पे हम एक और डेटा पॉइंट देखते हैं. तो कंपनी के अंदर जो स्पेशलिटी रेवेन्यू है, नॉन स्पेशलिटी रेवेन्यू है. तो स्पेशलिटी रेवेन्यू क्या है, दैट पार्ट ऑफ द पिगमेंट पोर्टफोलियो विच इज मच मोर डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर वर्सेज नॉन स्पेशलिटी रेवेन्यू, जहाँ पे चाइनीज कंपनीज भी बहुत है.
तो स्पेशलिटी रेवेन्यू का जो जो ग्रोथ रेट्स है वो 9% के अगर पे रहे, तो अभी 1435 करोड़ के आसपास है, वेरएज नॉन स्पेशलिटी रेवेन्यू का जो रेवेन्यू 8% के अगर पे ग्रो करा है, जो आज 31% के आसपास है, जो कुछ साल पहले 32% के आसपास होता था. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी. इसके अलावा अगर हम इस कंपनी के अंदर आके इनका हाई परफॉर्मेंस पिगमेंट्स की बात करते हैं, जो मैं HPP पिगमेंट्स की तब से बात कर रहा हूँ, तो हाई परफॉर्मेंस पिगमेंट्स क्या होते हैं? तो HPPs और हाई परफॉर्मेंस पिगमेंट्स आर दोज टाइप ऑफ पिगमेंट्स विच आर मच हाई इन वैल्यू एडेड लाइक इकोनॉमिक्स, एंड जहाँ पे एक परसिस्टेंस इन एप्लीकेशन होती है. तो जैसे हमने येलो पिगमेंट या येलो एजो की बात करी थी, जहाँ पे बहुत इनको अप्रूवल्स लेने के बाद बनाना पड़ा था. सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ HPP. तो इनका जो नया केपेक्स आया है 750 करोड़ का, जो हम थीसिस पॉइंटर में देखेंगे, सो ऑल ऑफ दोज प्रोडक्ट्स आर बिलोंग टू HPP पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो. तो माने स्पेशलिटी रेवेन्यू शुड आइडली ग्रो इवन फास्टर व्हेन द साइकिल रिवर्सेस. तो बिजनेस के जो मार्जिन है डैट कैन स्टार्ट रिवर्टिंग टू मीन, जो ये थीसिस पॉइंटर का एग्जांपल है. तो इस थीसिस पॉइंटर के अंदर हम आगे देखेंगे कॉन्फ्रेंस कॉल्स में भी क्या बता रहे हैं और थीसिस पॉइंटर्स में भी क्या बता रहे हैं और टेक्निकल्स भी इस टाइम पे क्या सजेस्ट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर. फिर अगर हम बिजनेस के चैनल पार्टनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स देखेंगे, तो कंपनी मेजर जो इनकी एक्सपोर्ट जोग्राफीज है डैट इज़ यूरोप एंड US. तो यहाँ पे इनकी जो सब्सिडरी है वो सुदर्शन यूरोप के नाम से, नॉर्थ अमेरिका में सुदर्शन नॉर्थ अमेरिका के नाम से 50+ सेल मेंबर्स हैं, एंड दे एक्सपोर्ट टू मोर देन 85 कंट्रीज. तो ये तो इस टाइम पे बिजनेस के अंदर ये चल रहा है. बिजनेस का बैड साइकिल क्यों आया? बिकॉज डी स्टॉकिंग चल रही है. डी स्टॉकिंग का क्या मतलब होता है कि जब एंड यूज़र की डिमांड अच्छी नहीं दिख रही तो आप इन्वेंट्री पाइपलाइंस को खाली करने लग जाते हैं. एंड ऑल्सो व्हाट हैपन्स इज दैट क्योंकि चाइना में प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई, तो कंपनीज वो डंपिंग एट एनी प्राइस बिकॉज दे प्रोड्यूस एक्सेस क्वांटिटी. सो नो वन वांट्स टू डंप एट अ लॉस. तो वो इन्वेंट्री भी 1-1.5 साल में खत्म हो जाती है. तो अभी 1-1.5 साल ऑलरेडी हो चुका है इस पीरियड को, इसलिए हमें टेक्निकल्स में भी दिखेगा कहाँ बॉटम बन रहा है इस टाइम पे. So what has happened is that the destocking period currently is slowly getting over. तो हो सकता है कि अभी डिमांड इशू हो गया क्योंकि प्राइसिंग has stopped falling, बट अभी डिमांड इशू हो रखा है क्योंकि वर्ल्ड वाइड इकॉनमीज आर नॉट डूइंग सो वेल एट द मोमेंट. बट दिस इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज दैट कि बाई चांस अगर इंडस्ट्रियल रिकवरी या फिर कोटिंग रिकवरी आता है अब्रॉड, सो द साइकिल विल स्टार्ट टर्निंग इन दिस बिजनेस. एंड बिकॉज यूरोप में मैन्युफैक्चरर्स आर स्ट्रगलिंग, अगेन अ मार्केट शेयर गेन टाइप स्टोरी कैन प्ले आउट. तो ये हम थीसिस एंड एंटी थीसिस पॉइंटर की तरफ चलेंगे. तो पहले हम थीसिस पॉइंटर की बात करते हैं कि नाउ इट इज़ अ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन प्ले. तो कंपनी का 1650 करोड़ का ग्रॉस ब्लॉक है. तो माने कंपनी ने 750 ऑड करोड़ का केपेक्स करा है. तो 750 ऑड करोड़ के केपेक्स का अगर आप बाइफर्केशन देखते हैं तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 620 करोड़ हैज़ बीन पुट टू यूज़, 110 करोड़ अभी अंडर यूटिलाइजेशन है. एंड दिस incremental capex will give 2x asset turn, that is 1500 crore at full capacity ramp up over 3 years. एंड केपेक्स टू बी इंकर्ड अभी कितना रह गया? सिर्फ 20 करोड़ के आसपास का. तो फर्स्ट तो वेरिएंट परसेप्शन ट्रिगर क्या है कि अभी केपेक्स हो चुका है, इससे ज़्यादा खर्चा बढ़ने नहीं वाला, जो Q1 FY24 और Q2 FY24 में बढ़ गया. तो केपेक्स वेपेक्स सब हो चुका है, तो यहाँ से खर्चा बढ़ेगा नहीं. तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन प्ले कि कभी ना कभी तो डिमांड रिकवरी आएगी अगले 2-3 साल में, एंड दैट विल लीड टू हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. सो दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थीसिस. सेकेंड पार्ट ऑफ द थीसिस क्या है कि EBITDA मार्जिन इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में जब ये केपेक्स कर रहे थे तो FY21 के अंदर भी बोला था कि 16% का EBITDA मार्जिन है, इट कैन इंक्रीज बाय 100 to 150 बेसिस पॉइंट्स और इवन 200 बेसिस पॉइंट्स. सो अगेन डैट वहाँ पे हुआ क्या कि जब ये कमोडिटी डंपिंग और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, नाउ दे आर सेइंग वील गेट बैक टू 16%. सो अगेन पेसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म के बीच में पेंडुलम कीप स्विंगिंग. बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि जो इंक्रीमेंटल केपेक्स है वो स्पेशलिटी पिगमेंट्स में है, तो आइडली मार्जिन शुड बी हायर. अगर वापस सिमिलर कॉस्ट कर्व हो गया FY21 वाला, तो अगेन मार्जिन हो सकते हैं 16% नहीं 16% से ज़्यादा भी हो जाए, बट इतना दैट इज़ टू मच टू बेक इन राइट नाउ. तो 16% के आसपास ही लेके चलेंगे. थर्ड की थीसिस पॉइंटर क्या है कि इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द कंपेटिटर्स आर यूरोपियन एंड यूरोपियन कंपनीज आर शटिंग डाउन. So there could be that accelerated growth rates also happen whenever the cycle recovers. That is the third key thesis pointer. फोर्थ की थीसिस पॉइंटर क्या है कि इंडिया के अंदर भी ग्रासिम पेंट्स का प्लांट लगा रहे हैं, तो पिगमेंट की जो ओवरऑल डिमांड है वो भी इंडिया के अंदर बढ़ सकती है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द की थीसिस पॉइंटर्स. तो ये 4-5 की थीसिस पॉइंटर्स है. एंड मैनेजमेंट यहाँ पे क्या कह रही है? तो मैनेजमेंट कह रही है द रैम्प अप ऑफ केपेक्स विल हैपन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 4 years.
एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि आज जो इनका सेल है लाइक 2200 करोड़ था, डैट कैन गो टू 3300 करोड़। तो पहले दे वर एक्सपेक्टिंग अ रैम्प अप इन 2 to 3 ईयर्स, अभी वो 3 ईयर्स के टाइम पीरियड की बात करने लग गए, एंड हो सकते हैं 3 to 4 ईयर्स की बात करें, पहले 2 to 3 ईयर्स की बात कर रहे थे, राइट। सो अगेन साइक्लिकल इंडस्ट्री, बट दैट इज हाउ थिंग्स वर्क इन द साइक्लिकल इंडस्ट्री। बट फुल रैम्प अप पे 750 करोड़ का 2x एसेट टर्न मीन्स 1500 करोड़ ऑफ एडिशनल सेल्स दिस कंपनी कैन डू। एंड यहाँ पे हम एक ब्रीफ वैल्यूएशंस भी करेंगे एंड ब्रीफली टेक्निकल्स भी देखेंगे, पर जो डिटेल्ड वैल्यूएशन मॉडल है वो हम SOIC स्टूडेंट्स या SOIC मेंबर्स के लिए, क्योंकि इस बिजनेस को आपको वैल्यू करना सिखाना है, तो आपके लिए हमने वैल्यूएशन वेबिनार भी करा था। तो आपके लिए मैं डिटेल्ड वैल्यूएशन मॉडल SOIC मेंबरशिप के अंदर कंटिन्यूस क्लासेस के अंदर SOIC स्टूडेंट्स के लिए डालूंगा। यूट्यूब व्यूअर्स के लिए मैं आपको एक ब्रीफ वैल्यूएशन करके दिखाऊंगा, पर आपको बहुत डिटेल सीखनी है तो वो SOIC मेंबरशिप के अंदर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम एंटीथीसिस पॉइंटर्स देखते हैं बिफोर गोइंग टू अ ब्रीफ वैल्यूएशन। तो एंटीथीसिस पॉइंटर पहला यहाँ पे क्या रह सकता है कि रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी और इम्पैक्ट ऑफ कोल कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हो सकता है। तो कोल इज वन ऑफ देयर मेजर रॉ मटेरियल्स, तो कोल का अगर प्राइस बढ़ता है गिरता है तो उन पर इम्पैक्ट होता है। फिर चाइना से कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें अगर प्रॉब्लम हुई चाइना के अंदर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ के, तो दैट कैन इम्पैक्ट देम। End user industry growth barely 2 to 3% in spite of Sudarshan growing volumes in double digits over last many years. Base might become unfavorable after reaching a certain scale. जो second largest player है पिगमेंट पे वो सुदर्शन से 5x साइज का है, तो अगर सुदर्शन यहाँ से ओवर नेक्स्ट डेकेड 3-4x साइज में अगर हो सकता है, तो वहाँ से बेस हो सकता है अनफेवरेबल हो जाए और ग्रोथ के लिए। नो वन नोज व्हेन द साइकिल विल टर्न, तो ये आपको अनसर्टेनिटी के साथ रहना पड़ेगा, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स यूज करने पड़ेंगे। और वीक डिमांड सिनेरियो है US एंड यूरोप के अंदर, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द की एंटीथीसिस पॉइंटर्स। अब हम एक बहुत ब्रीफ वैल्यूएशन एंड एक ब्रीफ टेक्निकल्स की तरफ चलते हैं। तो पहले एक ब्रीफ वैल्यूएशन फ्रेमवर्क देखते हैं विच इज नोन एज द हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक। तो साइक्लिकल में हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक देख सकते हैं, प्राइस टू सेल्स देख सकते हैं। अगर हिस्टोरिकल प्राइस टू सेल्स देखते हैं तो पीक प्राइस टू सेल्स इस बिजनेस का 3.1 रहा है एंड आज कहाँ पे है 1.4 के आसपास। जिन्होंने वैल्यूएशन वेबिनार अटेंड करा था उनको याद होगा कि प्राइस टू सेल मूव्स अलॉन्ग विद द मार्जिन्स, तो आज मार्जिन्स कंपनी के रॉक बॉटम पे, इस वजह से प्राइस टू सेल्स भी आज रेशियो रॉक बॉटम पे है। लास्ट 5 ईयर्स का देखेंगे तो प्राइस टू सेल्स इज एट द लोअर एंड ऑफ स्टफ। सिमिलरली अगर प्राइस टू बुक रेशियो देखते हैं तो आज प्राइस टू बुक रेशियो लास्ट 10 ईयर्स की जो इस बिजनेस की है, पीक पे 10.7 था, आज कहाँ पे है ऑलमोस्ट 10 ईयर लो के आसपास घूम रही है, डैट इज 3 times, राइट। तो प्राइस टू बुक रेशियो भी इस टाइम पे बॉटम के आसपास चल रही है, तो आज 3.1 प्राइस टू बुक रेशियो चल रही है। फिर अगर हम कैश फ्लो पे एक रिवर्स DCF करते हैं तिजोरी फाइनेंस यूज़ करके, एंड एक हम 15% का डिस्काउंट रेट भी यूज़ करते हैं, 20 का एग्जिट कैश फ्लो मल्टीपल अज्यूम करते हैं, तो कंपनी का इम्प्लाइड ग्रोथ रेट आज नेगेटिव -5.5 है। इट मीन्स कि एक्सपेक्टेशंस में आज कुछ भी बिग इन नहीं है। एंड फाइनली जब हम स्टेज एनालिसिस करते हैं इस बिजनेस का, तो आपको एक ब्यूटीफुली क्या दिखेगा, आपको मार्केट की एक साइकोलॉजी दिखेगी जो बना के देखते हैं। सिंपल क्या साइकोलॉजी दिखेगी, द एंटायर स्टेज 1 फेज, then on the back of volumes entire stage 2 phase, then stage 3 topping out, and उसके बाद on back of volumes like beginning of stage 4 and stage 4 ended over here। यहाँ पे अगेन स्टॉक स्टार्टेड गोइंग साइडवेज एंड करंटली एक और एक स्टेज 1 फॉर्मेशन के अंदर चल रहा है। समथिंग जो इस टाइम पे हुआ था स्टॉक के अंदर, आज वापस ये स्टॉक स्टेज 1 के अंदर चल रहा है। सो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डूइंग इट ऑल, राइट। एंड अगर हम देखेंगे आज अगर कंपनी स्टेज 1 के अंदर चल रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज कंपनी के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर अगर आप सीक्वेंशली देखते हैं और YOY भी देखते हैं तो वापस क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर एक इंप्रूवमेंट का ट्रेंड स्टार्ट होते हुए यहाँ पे नजर आते हुए दिख रहा है, राइट। एंड अगले जो एक दो बेस हैं बड़े फेवरेबल लग रहे हैं इस टाइम पे, एंड YOY भी चेक करते हैं तो कंपनी के EBITDA के अंदर वापस ग्रोथ रेट्स स्टार्ट हो चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे क्यों नहीं देख रहा इस टाइम पे मैं, बिकॉज P&L के अंदर जो रिपोर्टेड प्रॉफिट्स है वहाँ पे इस टाइम पे इशू है, बिकॉज रिपोर्टेड प्रॉफिट्स डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट की वजह से या तो डिप्रेस्ड है या तो इन्होंने एक लैंड बेची थी 300 करोड़ की जो अदर इनकम में देख रहे हैं उसकी वजह से एलिवेटेड है। तो इस बिजनेस को हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट पे या प्राइस टू बुक पे या प्राइस टू सेल पे वैल्यू कर सकते हैं। फॉर SOIC स्टूडेंट्स हमने क्या करा है कि इस बिजनेस का एक फाइनेंशियल मॉडल भी आपको बनाना सिखाया है जो आपको SOIC कंटिन्यूस क्लासेस में मिल जाएगा। एंड इफ यू वांट टू बिकम एन SOIC मेंबर द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। विद दिस लेट्स गो टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। सो इन कंक्लूजन ऑफ द वीडियो हम ये बात कर सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में हमने कैपिटल साइकिल्स की बात करी और हमने ये देखा कि कैसे सप्लाई साइड कंट्रोल्स अ लॉट ऑफ द टाइम्स कि B2B बिजनेस में क्या होने वाला है।
because those things which are doing well today might not do well tomorrow and those things which are not doing well today might do well tomorrow. तो ये हमने चीज़ सीखी. फिर हमने देखा फाइनेंशियल हिस्ट्री को देख के हम एक बिजनेस की पर्सोना या एक बिजनेस की हिस्ट्री को पकड़ के एक बिजनेस का कैरेक्टर कैसे निकाल सकते हैं. फिर हमने क्या देखा कि हमने देखा कि सुदर्शन केमिकल्स की हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई है, पिगमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और जो अदर्स के अंदर क्या रहता है. फिर हमने HPP इस बारे में भी सीखा. देन वी ऑल्सो लर्न कि सुदर्शन का केपेक्स का हो रहा है, कॉम्पिटिशन में क्या है, एंड सप्लाई साइड में यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स इस टाइम पे शट डाउन कर रहे हैं. एंड फाइनली हमने थीसिस एंटी थीसिस पॉइंटर्स देखे एंड फिर हमने आगे स्टेज एनालिसिस लगाया कि इस टाइम पे स्टेज 1 के अंदर लग रहा है कि इट सीम्स दैट दिस 30 bagger हैज बॉटम्ड आउट. एंड ऑल्सो देन वी लर्न कि कैसे रिवर्स DCF के अंदर इसकी इंप्लाइड एक्सपेक्टेशंस देख सकते हैं एंड प्राइस टू बुक एंड प्राइस टू सेल्स पे साइक्लिकल्स को कैसे वैल्यू कर सकते हैं. एंड फाइनली जो इसका डिटेल्ड फाइनेंशियल मॉडल है वो SOIC मेंबर्स के लिए अपलोड कर दिया हमने. सो दीज वर आर की लर्निंग्स फ्रॉम द वीडियो. आपकी भी जो की लर्निंग्स थी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. एंड विच बिजनेस यू वांट मी टू एनालाइज नेक्स्ट ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. होप टू सी यू इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC and make sure that you subscribe to this channel. Jai Hind.